तो सॉल्यूशन के अंदर केवल सॉल्ट प्रेजेंट हो, ये दो तरह से हो सकता है। या तो क्वेश्चन ऐसा दिया है कि सीधे सॉल्ट का ही कॉन्सेंट्रेशन दिया है, या सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस को मिलाया गया है मगर इतना अमाउंट में कि उनमें से कोई भी अनरिएक्टेड नहीं बचेगा। तो ये सॉल्यूशन में केवल क्या है, सॉल्ट, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली सॉल्ट। तो ये चार प्रकार के सॉल्ट हो सकते हैं, मगर नहीं, सॉल्ट के केस में चार के बजाय और केस भी बन सकते थे। अभी तक हम ये जो सॉल्ट देख रहे थे ये वो कौन से सॉल्ट थे, मोनोवेलेंट सॉल्ट थे। मतलब ये सॉल्ट का वैलेंसी 1 हुआ करती थी। मान लीजिए आपने पानी में सोडियम फॉस्फेट को घोला, मान लीजिए आपने पानी में सोडियम फॉस्फेट को घोला, तो सोडियम फॉस्फेट किस टाइप का सॉल्ट होगा, सोडियम फॉस्फेट किस टाइप का सॉल्ट होगा, सोडियम फॉस्फेट पानी में डिसॉल्व करने पर सोडियम आयंस और फॉस्फेट आयंस में ब्रेक होगा। वैसे तो ये सॉल्ट किस टाइप का है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। मगर ये जो आयन देगा, खास तौर से वो हाइड्रोलाइज होने वाला आयन, वो एक पॉलीवेलेंट आयन है। ये फॉस्फेट आयन मीडियम में जब हाइड्रोलाइज होंगे तो फॉस्फेट आयन कैसे हाइड्रोलाइज होंगे, फॉस्फेट आयन मीडियम में जब हाइड्रोलाइज होंगे तो ये कैसे हाइड्रोलाइज होंगे, ये एक वाटर से हाइड्रोलाइज होंगे कि दो वाटर से हाइड्रोलाइज होंगे कि तीन वाटर से हाइड्रोलाइज होंगे, ये तीन वाटर से हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, ऐसा हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। कायदे से तो ऐसे होना चाहिए ना, क्योंकि फॉस्फेट आयन किसके सॉल्ट है, वीक एसिड फॉस्फोरिक एसिड के। मगर फॉस्फेट आयन जब मीडियम में आते हैं और ये हाइड्रोलाइज होते हैं तो ये एक ही स्टेप में तीनों H नहीं ले लेते, ये हाइड्रोलाइज होकर 3H लेंगे, मगर कैसे, फॉस्फेट आयन हाइड्रोलाइज होकर पहले एक H लेगा और फिर ये दूसरा H लेगा, और फिर ये तीसरा H लेगा, ये वैसी बात हो गई क्या कि जब कोई वीक पॉलीप्रोटिक एसिड H+ देता है तो वो स्टेप्स में H+ देता है, वैसे ही लेने वाला स्टेप्स में H+ लेता है। तो फॉस्फेट आयन का ऐसा हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, फॉस्फेट आयन हाइड्रोलाइज होंगे और 3 स्टेप में हाइड्रोलाइज होंगे, और जब वो 3 स्टेप में हाइड्रोलाइज होंगे तो KH1, KH2 और KH3 उनके 3 हाइड्रोलिसिस एक्सप्रेशन होंगे। और जब 3 हाइड्रोलिसिस एक्सप्रेशन होंगे तो फॉस्फेट आयन की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H1, इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H2 और इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H3 होगी। तो मीडियम का OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C था जिसके कारण फॉस्फेट आयन मीडियम में C आया, तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में कितना होगा, CH1 प्लस CH1H2 प्लस CH1H2H3। वही गड़बड़ हो जाएगी कि बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बन जाएंगे। और हमें इस सॉल्ट का मीडियम का pH निकालना है, तो मीडियम का OH आयन कॉन्सेंट्रेशन CH1 प्लस CH1H2 प्लस CH1H2H3 होगा। तो ये एक पॉलीवेलेंट आयन है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट कंटेनिंग polyvalent ion, the hydrolysis of a salt containing polyvalent ion। अगर एक पॉलीवेलेंट आयन देने वाला सॉल्ट हो तो कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स होने लगते हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें वो छोड़ो। अब तो ये बताओ, सोडियम फॉस्फेट को पानी में डिसॉल्व किया, मीडियम में कितने इक्विलिब्रियास प्रेजेंट हैं, सोडियम फॉस्फेट को पानी में डिसॉल्व किया, मीडियम में कितने इक्विलिब्रियास प्रेजेंट हैं, 4। एक तो वाटर वाला इक्विलिब्रियम, दूसरा H3PO4 के ये 3 इक्विलिब्रियम,
अगर आपने सोडियम फॉस्फेट को पानी में डिजोल्व किया तो ये इक्विलिब्रिया मिलने के बजाय मीडियम में दरअसल ये 4 इक्विलिब्रियम होंगे। अच्छा, ये वाला इक्विलिब्रियम क्या है, कौन से वाले से ला सकते हैं हम, ये लास्ट वाले को रिवर्स करके वाटर ऐड करेंगे, लास्ट वाले इक्विलिब्रियम को रिवर्स करेंगे और वाटर ऐड करेंगे। मतलब इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना है, KW/K3। ये जो सेकंड वाला इक्विलिब्रियम है इसका KH2 हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH2 कितना होगा, यहां पर कौन से वाले इक्विलिब्रियम को रिवर्स करके वाटर ऐड करना है, ये मिडिल वाले को रिवर्स करके वाटर ऐड करेंगे। तो KH2 कितना होगा, KW/K2, और KH3 कितना होगा, ये फर्स्ट वाले को रिवर्स करके वाटर ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, KW/K1। तो व्हेन सोडियम फॉस्फेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH1 विल बी KW/K3, KW/K2, KW/K1। ये 3 हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होंगे। अच्छा, चूंकि हमको पता है K1, K2, K3 में रिलेशन क्या रहता है, सिंस K3 is much lesser than K2 which is much lesser than K1, therefore क्या होगा, KH1 will be much greater than KH2 will be much greater than KH3। चूंकि ये बहुत छोटा होगा इसलिए ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और हेंस अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से इन दोनों इक्विलिब्रियास को इग्नोर कर सकते हैं और हम केवल कौन से हाइड्रोलिसिस को कंसीडर कर सकते हैं, फर्स्ट वाले को। मतलब इन केस ऑफ ए पॉलीवेलेंट आयन ओनली इट्स फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस मस्ट बी कंसीडर्ड। ये बात फेयर है क्योंकि KH1 बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू KH2 एंड KH3। मतलब इस तरह से एक पॉलीवेलेंट आयन का सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस होता है, जब एक पॉलीवेलेंट आयन का हाइड्रोलिसिस होता है तो हम उसको कौन से फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, मोनोवेलेंट आयन वाले से। जैसे सोडियम फॉस्फेट को पानी में डिसॉल्व किया, फॉस्फेट आयन आए C मोल्स पर लीटर पे, तो मीडियम का pH कितना होगा, सिंस वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस। आप फॉस्फेट आयन का केवल फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो वो हम इसको एसिटेट आयन वाले पे कन्वर्ट कर सकते हैं, और मीडियम का फिर pH कितना होगा, pH विल बी इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa। मगर कौन सा K, कौन सा K, K1, K2 या K3, K3 प्लस हाफ लॉग C। अरे बताया ना, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस के कारण बनने वाले वीक एसिड का K है, और यहां पर कौन सा वीक एसिड बना है, ये बना है जिसका डिसोल्यूशन कांस्टेंट Ka3 है। मतलब यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H क्या होती, √KW/K3 इंटू C। मतलब यहां पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH क्या था, KW/K3, वो तो था ही ना, ये रहा। मतलब जो भी कुछ चलेगा वो किससे चलेगा, HPO4 2- आयन के Ka से। इनका K या इसका Ka की जरूरत नहीं रहेगी। मगर ऐसा नहीं है कि हमने इन दोनों इक्विलिब्रियास को कंसीडर नहीं किया है, हमने केवल इनके इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया। ये है तो सही, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा मीडियम में, तो अप्रॉक्सीमेशन के कारण इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल लिए गए हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन KH2 के बराबर आएगा। वही जो हमने फॉस्फोरिक एसिड वाला क्वेश्चन किया था। और जब इसका कॉन्सेंट्रेशन KH2 होगा और वो आपने निकाल लिया है, और मीडियम का OH आयन कॉन्सेंट्रेशन तो आप यहाँ से ले आओगे CH, तो इसका आ जाएगा। यह अप्रॉक्सीमेशन समझ आया।
तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में फर्दर केस कब बढ़ जाते हैं? जब एक सॉल्ट डिसोसिएट होकर पॉलीवेलेंट आयन देता है, मगर इन केस ऑफ ए पॉलीवेलेंट आयन ओनली इट्स फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस मस्ट बी कंसीडर्ड, क्योंकि इसके फर्दर स्टेप हाइड्रोलिसिस वीक हो जाते हैं, कम हाइड्रोलिसिस होता है वो। ठीक है, सपोज आपने इसी प्रकार से पानी में डिजोल्व किया AlCl3। नाउ AlCl3 इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। AlOH होल थ्राइस एक वीक बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो AlCl3 जब पानी में डिजोल्व होगा तो ये एल्यूमिनियम 3+ आयन प्लस 3Cl- आयन देगा। तो यहाँ पर कौन हाइड्रोलाइज होगा? एल्यूमिनियम 3+ आयन हाइड्रोलाइज होगा। और यहाँ पर कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो 3 स्टेप में होगा। एल्यूमिनियम 3+ आयन प्लस H2O विल गिव यू AlOH 2+ आयन प्लस H+ आयन। AlOH 2+ आयन प्लस H2O विल गिव यू AlOH होल ट्वाइस 1+ आयन प्लस H+ आयन एंड AlOH whole twice 1+ आयन प्लस H2O will give you AlOH whole thrice। AlOH whole thrice एक वीक बेस होता है, एक वीक पॉलीहाइड्रोऑक्सी बेस है, और वीक पॉलीहाइड्रोऑक्सी बेस होने के कारण इसके कितने Kb होंगे? AlOH होल थ्राइस एक वीक ट्राईहाइड्रोऑक्सी बेस है, तो इसके 3 Kb होंगे, Kb1, Kb2 एंड Kb3। तो इसका ये आयन जब हाइड्रोलाइज होगा तो 3 हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होंगे, KH1, KH2 एंड KH3। तो KH1 क्या होगा? Kw/Kb3। ये कितना होगा? Kw/Kb2। ये कितना होगा? Kw/Kb1। अगेन इन तीनों Kb में रिलेशन क्या रहेगा? Kb3 बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू Kb2 Kb1, इसलिए KH1 बहुत बड़ा होगा KH2 KH3 से। So only first step hydrolysis must be considered for a polyvalent ion। किसी पॉलीवेलेंट आयन के लिए केवल फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस कंसीडर करना चाहिए। तो pH विल बी इक्वल टू 7 माइनस हाफ pKb 3 माइनस हाफ log C, मीडियम का pH हो जाएगा। तो जब पानी में केवल, जब मीडियम में केवल सॉल्ट पाया जाता है तो दैट सॉल्ट कैन बी अ मोनोवेलेंट सॉल्ट और इट कैन बी अ पॉलीवेलेंट सॉल्ट। लेकिन सॉल्ट अगर पॉलीवेलेंट भी है तो हम उसका केवल फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस कंसीडर करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे मोनोवेलेंट सॉल्ट जैसा ही, बट विथ अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ Ka एंड Kb। वो Ka Kb अप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर आपके पास चॉइस रहेगी। तो इस आयन के हाइड्रोलिसिस के कारण जो वीक एसिड या वीक बेस बन रहा है उसका Ka या Kb आपको चाहिए होता है। इसका Kb Kb3 होगा, वो तीसरी स्टेप में लिखा है, और इसका C चाहिए आपको।